हे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं ऐसा 15 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पैरामीटर के बारे में बात करना चाहूँगा जिसको कि आप लोग मार्केट में इम्प्लीमेंट करके आपका जो भी रिटर्न है उसको बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1 इज जीडीपी ग्रोथ। इसका फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ। कोई एक इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रहा है उसको आपका उसका जीडीपी ग्रोथ देख के पता चलेगा, क्योंकि कोई इकोनॉमी अगर 8%, 9% या फिर मोर देन दैट अगर परफॉर्म कर रहा है देन डेफिनेटली कोई एक इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा होता है। खास करके अगर आप इकोनॉमी देखेंगे जो कि डेवलपिंग है लाइक ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, तो ये लोग नॉर्मली 8-9% या फिर उससे ज़्यादा में ग्रो करते हैं। अगर आपको लगे कि कोई एक इकोनॉमी अगर अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है इन दैट सिनेरियो, आप उस इकोनॉमी का जितने भी अच्छे अच्छे कंपनीज है उस पर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि कभी अगर इकोनॉमी ग्रो करेगा तो उसका जो मेजर कंपनीज है उसको ग्रो करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगे कि यार इकोनॉमी समझ में आ गया, इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, बट जीडीपी बेसिकली होता क्या है उसका अगर डीप डाइव करेंगे तो कोई भी कंट्री का जितना भी फिनिश्ड गुड या फिर सर्विसेज है ऑफ 1 ईयर दैट बीन कॉल्ड एज जीडीपी। तो ईयर ऑन ईयर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे दैट इज बीन कॉल्ड एज जीडीपी ग्रोथ। तो जीडीपी ग्रोथ बेसिकली जितना ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। अगर आपको लगे कि हर एक इकोनॉमी 8-9% या फिर डबल डिजिट में ग्रो करेगा तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात करें जैसे यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, इन लोगों का इतना डेवलपमेंट का भी अपॉर्चुनिटी रहा नहीं है। देन आपको अगर आपका पैसे को ज़्यादा बढ़ाना है, ज़्यादा आपको ग्रो करना है, देन फॉर श्योर आपको इंडिया, ब्राज़ील ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर कोई इकोनॉमी का ग्रोथ आपको अच्छा लग रहा है इन द लॉन्गर टर्म, आप उस इकोनॉमी में डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए। इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना है मतलब कि उस इकोनॉमी का जितना भी बड़ा बड़ा अच्छा अच्छा कंपनीज है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि कोई भी अगर इकोनॉमी बढ़ता है तो उसका जितना भी बड़ा कंपनीज होता है उसमें ग्रोथ आता ही आता है। अगर आपको आपका पैसे का ज़्यादा रिटर्न चाहिए तो जो भी इकोनॉमी जितना ज़्यादा जीडीपी ग्रो कर रहा है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका पैसे का बढ़ने का चांसेस उतना बढ़ जाता है। जीडीपी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ऐसा बहुत टाइम देखा गया है कि 1 साल, 2 साल या फिर 3 साल के लिए कोई एक कंट्री का जीडीपी सडनली फॉल हो गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन, देन आपको उस टाइम और भी अच्छा पैसा डालना चाहिए, मतलब ज़्यादा पैसा डालना चाहिए, क्योंकि उसी टाइम होता है कि क्राइसिस का टाइम उसका जो भी शेयर होगा उसका वैल्यूएशन नीचे आ जाएगा, तब आपको सस्ते में ज़्यादा शेयर मिल जाएगा। बट आप इसको कभी भी कंसिडर मत कीजिए फॉर शॉर्टर टर्म लाइक फॉर 1 और 2 और 3 ईयर। जो भी जीडीपी का ग्रोथ होता है इसको आप देखिए कि 5 साल में, 10 साल में ये इकोनॉमी कितना ऊपर जा सकता है, इसका पोटेंशियल कितना है, तो इस हिसाब से आप अपना पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज करंट अकाउंट डेफिसिट। कोई भी कंट्री जितना भी इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करता है उसका जो अंतर होता है बेसिकली उसे हम लोग करंट अकाउंट डेफिसिट बोल सकते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ ट्रेड नियरली सेम है, बट इट नॉट 100% सेम, क्योंकि ट्रेड गैप में क्या होता है, जितना भी एक्सपोर्ट्स होता है माइनस इम्पोर्ट्स जो भी है उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रेड गैप। और करंट अकाउंट में क्या होता है, ट्रेड गैप प्लस आपका अगर बाहर का कोई सिटी में, मतलब इंडिया के बाहर का कोई सिटी में अगर कोई रेंटल प्रॉपर्टी है या फिर कुछ भी है उससे अगर आपको इनकम आता है तो वो भी करंट अकाउंट में गिना जाता है, जबकि ये ट्रेड गैप में गिना नहीं जाता है। अभी शायद आपको लग रहा होगा, समझ में तो आ गया कि करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है या फिर इसको हम लोग जान के क्या फ़ायदा कर सकते। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली ऐसा एक पैरामीटर है जिससे कि आपको समझ में आएगा कि उस इकोनॉमी का जो भी प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज वो लोग जनरेट कर रहे हैं वो कितना पावरफुल है। क्योंकि जो भी कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उसका मतलब होता है कि वो लोग इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं दैन एक्सपोर्ट, तो ये ऑन द लॉन्गर टर्म बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो कोई अगर कंट्री इसका जो डेफिसिट है ग्रेजुअली घटा के और जो एक्सपोर्ट है उसको ग्रेजुअली ग्रो करते रहे, देन आप उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट। कोई भी कंट्री का जितना भी इंडस्ट्रियल सेक्टर है सच एज यूटिलिटीज़, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, तो उन सभी को मिला के जितना भी प्रोडक्शन आता है उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आउटपुट बेसिकली परसेंटेज टर्म में हम लोग देख सकते हैं, और इसको हम लोग ईयर ऑन ईयर अगर देखेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि कोई भी कंट्री कितना ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो कोर इंडस्ट्रीज़ है इससे आपको पता चलेगा कि कोई भी कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है और उसका जो बेसिक या फिर कोर जो भी प्रोडक्शन है वो कैसे तरक्की कर रहा है। तो इससे आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा कि ये कंट्री आगे जाके कैसा बन सकता है, और आप अगर इस कंट्री में पैसा लगाएंगे देन आपको कितना अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पॉइंट नंबर 4 इज इंटरेस्ट रेट साइकिल। इंटरेस्ट रेट साइकिल इकोनॉमी के साथ बहुत ही पैरेलल में चलता है, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अगर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है देन उसका इन्फ्लेशन बढ़ने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। एट दैट टाइम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है। अगर कोई एक कंट्री अच्छा नहीं कर रहा है देन उसका जो इंटरेस्ट साइकिल होता है तब वो कम कर दिया जाता है बाय द सेंट्रल बैंक। तो अगर कोई इकोनॉमी ग्रोइंग इकोनॉमी है और उसका इंटरेस्ट साइकिल अगर बहुत नीचे की तरफ आ गया है
देन इट इज़ एन आइडियल टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि उसके बाद अगर इकोनॉमी अच्छा करने वाला है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वाले शेयर है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ होने का पोटेंशियल होता है। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए देन आप उस इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5 इज़ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टू जज हाउ द इकोनॉमी इज़ गोइंग टू परफॉर्म फ्रॉम शॉर्ट टू मिड टर्म। जस्ट बिकॉज इन्फ्लेशन से हम लोग को ये पता चलता है कि मोस्ट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज जो कि डेली यूज़ में लगता है या फिर जो कॉमनली यूज होता है, खास करके फूड्स, हाउसिंग, रिक्रिएशन, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर स्टेपल्स एंड ऑल, उसका प्राइस कितना बढ़ा है ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम। कभी भी हाई इन्फ्लेशन वाला इकोनॉमी ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर बढ़ जाएगा या फिर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज अगर बढ़ जाएगा तो उसका जो कंजम्पशन होगा वो कम होगा और वहाँ पे लोगों के लिए ये एक नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। अगर आप कोई एक इकोनॉमी या फिर कोई एक सेक्टर के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पहले आप देख लीजिए कि उस कंट्री का इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगर उस कंट्री का इकोनॉमी प्रॉपर्ली परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, देन आप उस कंट्री को सोच सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी कंट्री का इन्फ्लेशन कैसा है उसको मेज़र करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा उन कंट्री का स्टेज क्या है, मतलब कौन सा स्टेज में वो ग्रो कर रहा है, क्या वो डेवलप्ड है, डेवलपिंग है या फिर अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि अगर आप इंडिया का इन्फ्लेशन रेट देखेंगे जो कि नॉर्मली 5 to 7 या फिर 8% के बीच में रहता है, और आप यूएस का कंपैरिजन करेंगे इन द लास्ट 10-20 ईयर्स, आपको लगेगा कि यूएस में तो बहुत कम इन्फ्लेशन है, क्योंकि कोई डेवलप्ड कंट्री का इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड वे में होता है, ये नॉर्मली 1 to 2% ही होता है। देखिए दोस्तों, आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप जो भी कंट्रीज़ के बारे में देख रहे हो वो कंट्री कौन सा स्टेज में है। कोई भी कंट्री अगर हाइपर ग्रोथ में जा रहा है या फिर अच्छा खासा ग्रोथ में जा रहा है, ऐसा नॉर्मली देखा गया है कि उसका इन्फ्लेशन थोड़ा ऊपर की तरफ रहता ही है। तो अगर आप इंडिया में देख रहे हो कि 5 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रेट है और अच्छा जीडीपी ग्रोथ रेट भी है, देन डेफिनेटली आप इंडिया में आप इन्वेस्ट के बारे में सोच सकते हो। पॉइंट नंबर 6 इज सीवियरली इम्पैक्टेड सेक्टर्स। अगर आप मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आपको कुछ एक चीज़ फैक्टर इन करना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर वो सेक्टर या फिर कोई एक कंपनी खराब तो कैसा क्या होगा, या फिर कोई अचानक कोई वर्ल्ड वॉर आ गया या फिर वर्ल्ड में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया तो क्या होगा, जैसे कि अभी चल रहा है कोरोना को लेके। तो ये सब चीज़ को लेके आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि आप जिस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितना ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। क्योंकि अगर ये सेक्टर बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है फिर मैं तो बोलूँगा उस सेक्टर में आपको उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर करना भी होगा तो थोड़ा बहुत कम कीजिए। जैसे आपको मैं 2-3 एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, स्पेशली मेंशनिंग एयरलाइंस एंड होटल इंडस्ट्री। पहले भी वर्ल्ड का 99% जो भी एयरलाइंस कंपनीज थे वो लॉस मेकिंग ही थे। तो आपको ऐसा कोई भी सेक्टर में नहीं जाना चाहिए जो कि ज़्यादातर कंपनी जिसका लॉस मेकिंग है। और होटल्स में भी ऐसा है कि उसका ऑक्यूपेंसी रेट कभी भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है अगर आप अच्छा खासा डिस्काउंट ना दे तो इन दैट सेक्टर में आपको नहीं जाना चाहिए, खास करके होटल में। और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये सिक्लिकल सेक्टर है, मतलब जब फेस्टिवल टाइम आता है या फिर जब लोगों का छुट्टी होता है तभी वो लोग ज़्यादा आउटिंग के लिए जाते हैं, तभी वो लोग ज़्यादा होटल में जाते हैं। तो ये एक सेक्टर हो गया जिसको मुझे लगता है कि आपको अवॉइड करना चाहिए। सिर्फ यही 2 सेक्टर में नहीं, और भी बहुत सारा सेक्टर में बहुत सारा वल्नरेबिलिटी होता है, किसी में ज़्यादा होता है तो किसी में कम होता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप अगर किसी में इन्वेस्ट कर रहे हो कोई एक सेक्टर या फिर कोई एक कंपनी में, तो आप कैसे प्रॉपर्ली उसको सर्वाइव कर रखें। पॉइंट नंबर 7 इज कंजम्पशन। इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए कंजम्पशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो कोई भी हाउस होल्ड में जो भी गुड्स या सर्विसेज का यूज़ किया जाता है उसी को बेसिकली हम लोग कंजम्पशन में गिन सकते हैं। कंजम्पशन का बहुत सारा फ़ायदे हैं। एक तो है इट्स कॉल्ड एज द बिगिनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि कंजम्पशन जितना बढ़ेगा इकोनॉमिक एक्टिविटी उतना ही बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन में भी कंजम्पशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अगर कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है देन डेफिनेटली प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, इससे जॉब क्रिएशन भी ज़्यादा होगा, इससे लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा, इससे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा आएगा, और इसके लिए जितना भी ओवरऑल मार्केट है ये अच्छा हो जाएगा। मतलब हाउसिंग मार्केट अच्छा होगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, और भी जितना रिलेटेड सेक्टर है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ईच एंड एवरी सेक्टर विल ग्रो ड्यू टू द इंक्रीजिंग कंजम्पशन। तो अगर कोई एक कंट्री में कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है देन इट्स अ वेरी गुड साइन। जैसे कि इंडिया में इतना सारा लोग है तो यहाँ पे कंजम्पशन ऑटोमेटिकली अच्छा होता ही है। और ऐसा देखा गया है कि इंडियन का जो कंजम्पशन रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, स्पेंडिंग प्लस टिकट साइज दोनों ही बढ़ रहा है। तो इससे क्या होता है कि जॉब और ज़्यादा क्रिएट होगा। अगर जॉब अच्छा क्रिएट होगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, देन आप जो शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो होपफुली उसका भी अच्छा बिजनेस होने का चांसेस है। इन दैट सिनेरियो आपका जो भी इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके ऊपर रिटर्न ज़्यादा आने का चांसेस है। ये था आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, और इस वीडियो को आपका फ्रेंड्स, फैमिली और कॉलीग के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।